पहला सवाल है, क्या 8वें वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों को एक जैसा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या इस बार भी किसी को छुप कर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, किसी को छुप कर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा हो चुका है। 7वें पे कमीशन को आए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और 7वां पे कमीशन अभी ख़त्म होने वाला है। लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों को पता है कि 7वें पे कमीशन में सभी को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर नहीं लगा था। सब जगह यही चर्चा थी कि 2.57 एक यूनिफ़ॉर्म फिटमेंट फैक्टर सबके लिए लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें पे बैंड 1 जो था, उसमें 2.57 मिला हुआ है सबको, लेकिन पे बैंड 2 में 2.62 का फिटमेंट फैक्टर लगा हुआ है। इसी तरह से अगले पे बैंड में 2.6 का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया है और इसके आगे आप देख सकते हैं 2.72 फिटमेंट फैक्टर गया हुआ है इसमें। तो ये बातें जो थी ये पब्लिक के सामने नहीं लाई गई, केवल पब्लिक के सामने ये था कि 2.57 का ही फिटमेंट फैक्टर सबके लिए लगा हुआ है। आपको क्या लगता है कि सभी के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या जो लोग ऑलरेडी ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उनका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा ही होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा सवाल है, अगर 8वां पे कमीशन रिपोर्ट देर से आती है तो क्या होगा? देखिए, अगर 8वें पे कमीशन का रिपोर्ट देर से आएगा तो उसमें क्या होगा कि आपको एरियर मिलेगा। एरियर सिर्फ़ बेसिक पे का ही मिलेगा। जो अलाउंसेस होगा, अलाउंसेस का कोई एरियर नहीं मिलने वाला है। अलाउंसेस जिस डेट से सरकार इम्प्लीमेंट करेगी 7th 8 सीपीसी को, उसी डेट से अलाउंसेस मिलेगा। तीसरा सवाल है, क्या 8वें पे कमीशन के बाद पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी या सिर्फ़ एक्टिव एम्प्लॉयी को ही फ़ायदा होगा? देखिए, 8वां पे कमीशन डायरेक्टली एक्टिव एम्प्लॉयी को तो फ़ायदा करेगा ही, लेकिन इसके साथ में पेंशनर्स की पेंशन में भी सेम फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वृद्धि होगी। चौथा सवाल है, जो लोग 1 जनवरी 2026 के कुछ दिन बाद और 8वां पे कमीशन लागू होने से कुछ दिन पहले अगर रिटायर हो रहे हैं तो उनका पेंशन किस हिसाब से तय होगा? इसको समझने के लिए हम एक एक्सेल शीट में देखते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि कोई अगर 31 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहा है और 8वां पे कमीशन का रिपोर्ट नवंबर 2026 में आता है, जिसको गवर्नमेंट एज़ इट इज़ या उसमें जो भी मॉडिफ़िकेशन करना है करके दिसंबर 2026 में बोलती है कि हम 8वें पे कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयी 31 जनवरी 2026 को रिटायर किया था, उस समय अगर उसका बेसिक पे 60,000 था, तो पेंशन 30,000 के हिसाब से मिल रहा होगा ऑलरेडी। लेकिन जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा और इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर जो भी फिटमेंट फैक्टर लाया जाएगा, मान लेते हैं 1.75 का अगर फिटमेंट फैक्टर आता है, तो एज़ पर 8 सीपीसी यहाँ पर इनका बेसिक पे चेंज हो जाएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 45,000 रुपये पूरे 1 महीने जनवरी महीने का, क्योंकि 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं, तो उनका ये जो बेसिक पे लगा है वो 1 जनवरी से लगा होगा। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो भी इनका डिफरेंस बन रहा है इन दोनों का, वो उनको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद उनके पेंशन चूँकि 31 जनवरी को रिटायर हुए हैं, तो ये पेंशन 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। तब अब उनका नया पेंशन जो है उस इस बेसिक पे के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। नया पेंशन 52,500 रुपये बनेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 22,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जब से ये लागू हुआ है, उस डेट तक इनको हर महीने के हिसाब से जोड़ के मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई एम्प्लॉयी 1 जनवरी 2026 से लेकर के और 8वें पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन होने तक अगर कोई भी डिस्चार्ज आता है तो उसका कैलकुलेशन इस तरीके से होने वाला है। 5वां सवाल है कि क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को बकाया एरियर भी मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। इसमें क्या होगा, जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उसकी डेट तय होगी 1 जनवरी 2026 से। भले ही रिपोर्ट आए 2027 में, उसको गवर्नमेंट और 6 महीना डिले करने के बाद से अनाउंस करे, लेकिन वो बोलेगी कि ठीक है, इसको 1 जनवरी 2026 से हम लागू कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो बेसिक पे बढ़ जाएगा 1 जनवरी से
तो इसलिए जितना भी बकाया राशि रहेगा उसका एरियर मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अलाउंसेस का कोई भी एरियर नहीं मिलेगा, वो जिस डेट से अलाउंसेस इम्प्लीमेंट होंगे उसी डेट से आपको मिलेगा। नेक्स्ट, क्या 8वां वेतन आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होगा या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलेगा इसका फ़ायदा? तो देखिए 8वां वेतन आयोग डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे लागू हो जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसी पे कमीशन के रिकमेंडेशन को अपने यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करके या एज इट इज़, मोस्टली एज इट इज़ तो नहीं लागू करते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ कमी वगैरह करके अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पर भी लागू कर देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट पहले करता है और कौन सा स्टेट बाद में करता है। क्या 8वां वेतन आयोग देश का आखिरी पे कमीशन होगा? देखिए ये बात 7 सीपीसी के टाइम पे भी हुआ था कि ये लास्ट वेतन आयोग है, इसके बाद से कोई वेतन आयोग नहीं आएगा। वो बस डीए के हिसाब से आपका पेमेंट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। तो ये कहना अभी के लिए मुश्किल है कि ये लास्ट आखिरी पे कमीशन होगा, क्योंकि इसके बाद भी हो सकता है कि नवा पे कमीशन भी आ सकता है, या अगर कोई इस पे कमीशन में कोई नया फॉर्मूला निकाला जाए जिससे कि पे कमीशन की ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो अलग की बात है। इस बार सिर्फ बेसिक पे बढ़ेगा या अलाउंसेस में भी बदलाव आएगा? ठीक है, हर कोई कमीशन में सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बढ़ता है, उसके अलावा अलाउंसेस को भी बढ़ाया जाता है। वो अलग फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक पे के लिए होता है, लेकिन अलाउंसेस को अलग तरीके से बढ़ाया जाता है। उसमें हो सकता है कुछ अलाउंसेस को कम कर दिया जाए, कुछ को बढ़ा दिया जाए और कुछ को ख़त्म ही कर दिया जाए। नए अलाउंसेस भी इसमें जुड़ सकते हैं। पे कमीशन सिर्फ पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड ही नहीं बात करती है, वो बात करती है कि अगर आपका प्रमोशन होगा तो आपका इंक्रीमेंट किस हिसाब से लगेगा। जैसे 7वें पे कमीशन से पहले हर साल सिर्फ एक ही बार सारे एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट लगता था, वो था 1 जुलाई को। लेकिन 7वें पे कमीशन ने 2 डेट तय कर दिए, एक 1 जुलाई और दूसरा 1 जनवरी को। अब इसमें क्या होता था, एज पर इनरोलमेंट डेट किसी को 1 जुलाई मिलता है, किसी को 1 जनवरी मिलता है, और ये डेट प्रमोशन होने के बाद भी चेंज हो सकता था। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ और बदलाव किए जाएं या एज इट इज़ रहने दिया जाए। नवा सवाल है, क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही बाजार में महंगाई का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सैलरी एक साथ बढ़ती है तो मार्केट में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इससे डिमांड बढ़ती है और कभी-कभी कीमतें भी ऊपर जाने लगती हैं। 2008 में 6वें वेतन आयोग लागू हुआ था, उसके बाद कई सेक्टर में उछाल देखने को मिला था। इसी तरीके से 2016 में भी 7वें पे कमीशन के दौरान भी कुछ शहरों में किराया और सेवाओं का रेट बढ़ गया था। इसलिए अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसमें सेविंग और सैलरी दोनों को बैलेंस बना के रखिएगा। 10वां सवाल है, क्या 8वां पे कमीशन का फ़ायदा अग्निवीर को भी मिलेगा या फिर ये योजना आयोग से बाहर रहेंगे? देखिए, अग्निवीर की जो भर्ती हुई है वो सिर्फ 4 साल के लिए हुई है और उनका जो पे स्ट्रक्चर है वो पे कमीशन से लिंक नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह से भर्ती नहीं हुए हैं। तो इसलिए उनका ये 8वें वेतन आयोग से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इसके बाद से हो सकता है अगर सरकार पे कुछ दबाव बने तो अपने तरफ से कुछ इंक्रीमेंट उनको अलग से लगा के दे सकती है, लेकिन 8वें पे कमीशन का तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब वे 4 साल कंप्लीट करने के बाद से दोबारा अगर फ़ौज में जाते हैं और वो रेगुलर एम्प्लॉयी हो जाते हैं, तब उनको 8वें पे कमीशन के हिसाब से पेमेंट मिलने लगेगा। थे 8वें पे कमीशन से रिलेटेड 10 ऐसे सवाल जो बहुत कम लोगों को पता था इसका जवाब।